अब देखो जैसे आता है डिविडेंड पेबल, अनक्लेम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, वो प्रेफरेंस शेयर पे नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है, और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में दिया जाता है। डिविडेंड जब जैसे प्रपोज होता है, तुम किसी को प्रपोज कर रहे हो तो वो हाँ करेगी ना करेगी नहीं, लेकिन जब डिक्लेयर्ड होता है कि तुम्हारी शादी होगी तब वो होता है। तो वही प्रपोज में नहीं होता है, डिक्लेयर्ड में तुम्हारा होता है। मान लो प्रपोज किया है, करंट ईयर में गिवन है और प्रीवियस ईयर में गिवन है, तो तुम हमेशा प्रीवियस ईयर का लोगे। एंट्री क्या होती है, अब डिविडेंड पेबल है तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। जब प्रपोज होता है ना, तो तुम्हारी ये एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। तो इसमें दो अकाउंट बहुत काम के हैं, सुनो। डिविडेंड पेबल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी तुम डिविडेंड पेबल का अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। डिविडेंड पेबल अकाउंट वो पेड अप वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट लगता है, ठीक है। अगर डिविडेंड पेड नहीं होता है तो उसको अनक्लेम डिविडेंड बोलते हैं। देखो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का तो अभी तो हो गया होगा, पेड हो गया होगा, तो मतलब 20% लोगे। तो 20% किसका लोगे, ओपनिंग का लोगे। तो ओपनिंग का लोगे, वो भी इक्विटी शेयर का कैपिटल का दे रखा है, ये दोनों सब इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर होगा। तो ओपनिंग का 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20%, और यहाँ पे तुमने 3 लाख का तुमने 12% लिया, तो 36,000 तुम्हारा 136,000। अब इसका सॉल्यूशन तुमको यहाँ पे मिलेगा। देखो प्रपोज डिविडेंड है तो वो प्रीवियस ईयर का गिवन है, तो उसको लेंगे, करेंट ईयर का यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का 20% दे रखा है, तो उसको लेंगे। और उसको किस पे लेंगे, उसको वही क्लोजिंग पे ही लेंगे, 5 लाख और 3 लाख पे ही लेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी इसका क्वेश्चन करना है एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अमाउंट एक जैसा है ना, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से क्लोजिंग ही पे लेंगे अल्टीमेटली, अब देख लेना तुम। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पे आते हैं। तो इनकम टैक्स में तुम्हारी ये होता है कि इनकम टैक्स है तो ये जैसे कि एडवांस टैक्स है तो डेबिट में, तो डेबिट एडवांस टैक्स का क्लोजिंग के क्रेडिट। और अगर तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स है तो इसका ये, और ये क्लोजिंग। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स है तो प्रोविज़न तुमको बनाना पड़ेगा। अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है तो तुमको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो प्रोविज़न के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तुम्हारा प्रोविज़न बनेगा। और तुम्हारा अल्टीमेटली इनकम टैक्स जब पेड होगा तो तुम्हारा तू बैंक आ जाएगा। कभी कभी टीडीएस भी देना पड़ता है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे कि 90,000 है, और कभी कभी तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो तुम्हारा प्रोविज़न को रिप्रेजेंट करता है, और ओपनिंग तुम्हारा पेड को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुमको पेड दिया है तो इसको बनाने में 105,000, 15,000 जोड़ोगे, तो इन दोनों को जोड़ करके तुम्हारा, तो यहाँ पे जितना जोड़ोगे वहाँ उतना यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, तो यही तुम्हारा क्या होता है, प्रोविज़न हो जाएगा। देखो यहाँ पे, और ऐसे तुम अकाउंट से बना सकते हो। देखो सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है, जैसे 3 लाख 4 लाख है, तो 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1,20,000, 1 लाख, 1,20,000। अब तुम्हारा क्या होता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स तुम्हारा दिया हुआ है, तो प्रोविज़न यहाँ पे बन जाता है 4,50,000 का, बाकी का बचा हुआ तुम्हारा बैंक। अब तुमको वैसे करना होगा इस तरीके से, तो तुम कैसे करोगे, तो देखो प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया, तो प्रोविज़न क्लोजिंग का होता है, क्लोजिंग का 4,50,000 दिया है, मतलब 50,000, तो यहाँ पे तो तुम्हारा 50,000 ऐड हो जाएगा। अब इसमें तुम डिफरेंस देखो कि यहाँ पे 20,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी तुमको 20,000 ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, 20,000, तब तुम्हारा जा करके टैक्स पेड तुम्हारा 3,70,000 आएगा। अब फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ओनर क्यों, कंपनी बनाती है, ओनर के शेयर होल्डर के लिए बनाती है। तो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती है वो बनाती है, डिविडेंड देना पड़ता है उसको, डिविडेंड का टैक्स देना पड़ता है। और तुम्हारा एक अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने के लिए बोलेगा, तो तुमको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जब तुम जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हो, तुम ट्रांसफ़र करते हो रिजर्व को जनरल रिजर्व सीआरआर डीआरआर में, तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करना पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे सीआरआर भी अगर तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग में कुछ नहीं था, सीआरआर तुमको क्रिएट करना पड़ा, तो भी तुम डेबिट में करते हो। लेकिन कैपिटल रिजर्व जो होता है वो तुम्हारा हमेशा रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही क्रिएट होता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से बनता है। तो यहाँ पे वही है। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको बोलते हैं।
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसे तुम्हारा निकाले। अगर तुमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने को बोला है तो इस तरीके से तुम निकालोगे, ठीक है। अब जैसे तुम डिविडेंड का अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम इक्विटी शेयर होल्डर का तुम कैलकुलेट करोगे। और जैसे कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो यहाँ पे तुम्हारा रिडीम कर दिया है, तो हमेशा ना रिडम्पशन क्लोजिंग बैलेंस पे तुम देखोगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे गलती मत कर देना। इक्विटी शेयर होल्डर 6 लाख का है तो 6 लाख पे निकालोगे, यहाँ पे तुम मिस्टेक कर सकते हो। तो क्लोजिंग पे निकालना है डिविडेंड को, पेड अप वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। तो पेड अप वैल्यू तुम्हारी मतलब क्लोजिंग वाली तुम लोगे। भी चीज़ टैली करनी है तो सबसे पहले ना तुमको टैली करना है तो पहले फॉर्मेट सब बना लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सारा प्रॉपर फॉर्मूले बनाओ। जो भी बैलेंस शीट में दिया उसका सिंगल इफेक्ट दो, और जो भी डबल इफेक्ट वाला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसका डबल इफेक्ट दोगे। डबल इफेक्ट देखो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो क्या होता है तुम्हारा दोनों इफेक्ट तुम्हारे कैश फ्लो में चले जाएं, नहीं तो हो सकता है कि एक इफेक्ट तुम्हारा एंट्री में अकाउंट्स में जाए, जैसे कि तुम प्रॉफिट प्रोविज़न फॉर टैक्स बना रहे हो इस अकाउंट्स में जाए, और एक तुम्हारा कैश फ्लो में जाए। इस तरीके से हो सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वैसे तो ये काम करना उतना नहीं है, लेकिन देख लो ना कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो इसमें एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी है तो उसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट आता ही है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी डिसाइड की थी ना कि वो कॉस्ट पे वैल्यू करेगी, लेकिन ना गलती से उसने कॉस्ट लेस 10% पे वैल्यू कर दिया। तो ये जो 2010 का दिखा रहा है तो वो कॉस्ट लेस 10% पे मतलब 90 पे वैल्यू होगा। तो इसको डिवाइड करोगे 90 into 100 करोगे, इसको तुम डिवाइड किए 90 into 100 किए, और और मतलब कि वो लेस है तो तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो उसका 24,000 और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, उसका भी 24,000 तुम ऐड करोगे। अगर तुमको बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना था तुमने नहीं किया तो डेप्रिसिएशन में भी इससे भी लेस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में से भी लेगा। अगर एक्सपेंस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में अल्टीमेटली इम्पैक्ट जाता ही है। फिर एक प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या बैड डेप्ट है। तो बैड डेप्ट की एंट्री क्या होती है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर बैड डेप्ट तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बैड डेप्ट में चला जाता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट है हुआ है तो बैड डेप्ट हुआ है तो डेटर में से माइनस होगा। तो डेटर में से जैसे कि 40,000 है तो 4 लाख का तुम्हारा 40,000 माइनस हो गया, तो उसका जो भी इम्पैक्ट आया इंक्रीज़ हुआ है वो तुम्हारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। और ऐसे ही प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट तुम्हारा 50,000 का था, अब वो 40,000 का है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 40,000 से कम हो गया होगा, तो मतलब 10,000, मतलब ये तुम्हारा 60,000 का है, ये तुम्हारा नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम में चला जाएगा। पढ़ना बता दे रहा हूँ। प्रोविज़न फॉर जैसे टैक्स था तो तुमको बताया था कि ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और टैक्स पेड इन करंट ईयर नहीं दिया है और प्रोविज़न फॉर टैक्स भी नहीं दिया है। तो ओपनिंग वाला जो तुम्हारा होगा वो टैक्स पेड हो जाएगा और क्लोजिंग वाला होगा वो प्रोविज़न वाला हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाला। अगर तुम्हारा फिर उसके बाद से तुमको पता है कि ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, टैक्स पेड दिया, तो बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स। अगर ये दिया हुआ है तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स तो बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड हो जाएगा। लेकिन मान लो ये दोनों दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर टैक्स पेड इन करेंट ईयर है दे रखा है तो वही जो टैक्स पेड इन करेंट ईयर का अमाउंट है वही तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स का भी अमाउंट हो जाएगा। और सेम ऐसे ही इसमें कि प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो वही प्रोविज़न फॉर टैक्स का अमाउंट तुम्हारा टैक्स पेड इन करेंट ईयर का होगा। तो उसी तरीके से तुमको इस चीज़ को भी ऐसे ही डिविडेंड का भी पढ़ लेना है। अब यहाँ पे आता है तुम्हारे एक ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और डिविडेंड डिक्लेयर इन करेंट ईयर। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है करेंट ईयर में। अगर शेयर कैपिटल इशू और रिडम्पशन डेट ऑफ शेयर एंड कैपिटल एंड बोरोइंग, अगर शेयर कैपिटल और बोरोइंग या तो इशूड हुआ है या तो रिडम्ड हुआ है एट द बिगनिंग ऑफ द करेंट ईयर, तो बिगनिंग ऑफ द करेंट तो उसका क्लोजिंग रेट पे तुम उसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या डिविडेंड डिक्लेयर तुम कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग बैलेंस पे। या तो तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट यही करना है, या तो क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कि शेयर कैपिटल और वो इशूड और जो रिडीम्ड हुआ है वो एंड ऑफ द ईयर वो हुआ है, तो तुम उसको उसका कैलकुलेशन तुम ओपनिंग बैलेंस पे करोगे। अब इसका क्यों तुम ऐसे किए हो उसका तुम्हारे यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो मतलब कि यहाँ पे देखो रिडम्पशन हो रहा है तुम्हारा
तो कुछ डिवेंचर का हो रहा है और तुमको कुछ बताया नहीं, तो इसको तुम बिगनिंग ऑफ द ईयर में मानोगे। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर तो उसका क्लोजिंग रेट पे तुम उसका इंटरेस्ट तुम कैलकुलेट करोगे, तो 3 लाख पे तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तुम्हारा 3 लाख पे कैलकुलेट होगा, और एक तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा, और हो सकता है ये तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाए। तो इस तरीके से। और तुम्हारा एक चीज़ है ये भी है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर तुम्हारा बैलेंस शीट में नहीं दिया है, बैलेंस शीट में नहीं दिया तुम्हारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो 2 इफेक्ट आएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाता है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक लेस हो जाता है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तुम्हारा 6,000। देखो लेकिन यही तुम्हारे सिर्फ बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो तुम्हारा एक ही इफेक्ट आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। देखो एक ना तुम्हारा कैपिटल ग्रांट का आता है, वो उतना मतलब है नहीं काम का, लेकिन देख लो कि जो ग्रांट है, तो तुम ग्रांट जब तुमको मिले होगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट लिखे होगे। तो और जब तुम अमोर्टाइज हो रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब तुम्हारा अमोर्टाइज तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख यहाँ पे है। तो अब जब तुमको ग्रांट मिली होगी तो बाई बैंक करके तुम्हारा 18 बाई बैंक तुमको करके ग्रांट अमोर्टाइज हो रहा है, तो मतलब ये अमोर्टाइज हुआ है, तो 10 लाख को तो तुम अमोर्टाइज हो रहा है पीएनएल में ले, और 8 लाख तुम्हारा क्लोजिंग है, तो मतलब तो ये बैलेंसिंग फिगर है कि एक तरीके से कि तुम्हारा जो बैंक से जितना तुमको मिला है ग्रांट 18 लाख। तो वही वीआरएस वाला है, इसको देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं और हो जाए। मतलब एक बंदे की इनकम 6 लाख है, लेकिन ना तुरंत उस सैलरी में से कुछ अमाउंट करके तुरंत तुम्हारा गवर्नमेंट को चला जाता है, मोदी जी को चला जाता है। जैसे 10% टीजर करके 60,000 मोदी जी को चला गया। तो सैलरी तो 6 लाख थी, लेकिन तुमको हैंड में मिलेगा 5,40,000। तो ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 6 लाख है, लेस टीडीएस हो जाएगा 60 लाख, तो वो 5,40,000 तुम्हारी जेब में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों क्वेश्चन आता है जिसमें बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों हो, तो वो तो तुमको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। देखो बैलेंस शीट और पीएनएल मतलब किसी भी मेथड से हो सकता है, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो भी किसी भी मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दे रखा है तो तुमको उसको डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाँ, बैलेंस शीट और इन्फॉर्मेशन दे रखी है और पीएनएल दे रखा है, तो पीएनएल और बैलेंस शीट दे रखी है तो भी तुम डायरेक्ट किसी भी मेथड से कर सकते हो। लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट और इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो तुमको इनडायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा।